हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन श्रीवास्तव सीएस स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोरिलेशन यानी सहसंबंध टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे सहायक सांख्यिकी अधिकारी का सिलेबस का पाठ्यक्रम का एक टॉपिक भी है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं इस डिटेल से कि सहसंबंध क्या है। उससे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे उन तक सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस उनको मिलती रहें। तो आइए देखते हैं सहसंबंध कोरिलेशंस क्या है। दो चर मूल्य सदा एक दिशा में या विपरीत दिशा में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम समझते हैं कि उनमें एक संबंध पाया जाता है। ये संबंध ही सहसंबंध कहलाता है। फिर से अगला इसमें जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको देखिए। जब दो चरों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी या वृद्धि होने से दूसरे में भी उसी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो वो दोनों सहसंबंधित कहलाते हैं। यानी एक में कमी, अगर एक में कमी हो रही है, मान लीजिए कोई श्रेणी x है उसमें कमी हो रही है, तो कोई और दूसरी श्रेणी y है तो उसमें भी कमी हो रही हो, या दोनों में ही वृद्धि हो रही हो, या एक में कमी हो रही हो एक में वृद्धि हो रही है, एक में वृद्धि या एक में कमी हो रही हो, तो इस प्रकार जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? सहसंबंधित कहलाएंगे आपस में एक दूसरे को। सहसंबंध चरों के बीच संबंधों की गहनता एवं दिशा का अध्ययन व मापन करता है। सहसंबंध का मान +1 से -1 होता है। कई बार परीक्षाओं में सहसंबंध का मान पूछा गया है, जिसमें आपको +1 से -1 ये बताना होता। सहसंबंध के मूल तत्वों का प्रतिपादन करने वाले ब्रावे द्वारा किया गया था। आधुनिक सहसंबंध का जनक कार्ल पियर्सन को कहते हैं या है। अब देखिए सहसंबंध के प्रकार, टाइप ऑफ कोरिलेशंस। चर मूल्यों के परिवर्तन की दिशा, अनुपात तथा श्रेणियों की संख्या के आधार पर सहसंबंध निम्नलिखित प्रकार के हैं। आइए देखते हैं। पहला है धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात एक में वृद्धि होने से दूसरे चर के मूल्यों में भी वृद्धि हो, या एक चर में कमी हो तो दूसरे चर के मूल्यों में भी कमी हो, तो ऐसा संबंध प्रत्यक्ष या अनुलोम या धनात्मक संबंध कहलाता है। वस्तु की मांग और उसके मूल्य में धनात्मक संबंध है। देखिए जरा सा, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके लिया है धनात्मक संबंध का। देखिए यहाँ पे हमारे सामने दो एक बाएं तरफ एक कॉलम है, दाहिने साइड में दूसरा कॉलम में। फर्स्ट में क्या है? वृद्धि के लिए वृद्धि, यानी एक्स में जो वृद्धि होगी तो वाई में भी वृद्धि होगी, एक्स में कमी होगी तो वाई में भी कमी होगी। देखिए एक्स कॉलम को हम देखते हैं तो एक्स का पहला जो मूल्य है वो है 50, फिर उसके बाद अगला बढ़ा यानी वृद्धि हो रही है 55, फिर बढ़ा 60, फिर बढ़ा 70, फिर बढ़ा 75। तो एक्स में नियमित क्या है? नियमित ना कह के आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि नियमित ही वृद्धि हो, कि 5-5 का ही अंतराल में वृद्धि हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है, बस हाँ वृद्धि होनी चाहिए। तो x में जो वृद्धि हो रही है आप देखेंगे y में भी वृद्धि हो रही है और उसी दिशा में वृद्धि हो रही है, यानी धनात्मक वृद्धि हो रही है। देखिए 22 है, फिर बढ़ा 25 हो गया, 25 के बाद फिर 28 हो गया, 28 के बाद फिर 32 हो गया, 32 के बाद 35 हो गया, यानी हर पद पर हर मूल्य पर वृद्धि ही हो रही है। तो ये पहला था कि जिसमें दोनों ही जो है बढ़ रहे हैं। और वाई जो सेकंड में देखिए कमी के लिए कमी, यानी देखिए 40 था, 40 से कम हो गया 35 हो गया, 35 से फिर कम हो गया 32 हो गया, 32 से फिर 28, 28 से फिर 20। अब वाई श्रेणी में भी इसी के सापेक्ष देखें तो एक्स में कमी हो रही है तो वाई में भी कमी हो रही है। 100 था 95 हो गया, 95 80 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया। तो देखिए दो यहाँ पे है, यानी एक धनात्मक सहसंबंध तब होगा जब x में वृद्धि हो तो y में भी वृद्धि हो, या x में कमी हो तो y में भी कमी हो।
यानी दो श्रेणियों में जब आपस में उनके मूल्यों में, चरों के मूल्यों में, देखिए यही इसकी परिभाषा देखिए, जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, अर्थात एक में वृद्धि होने पर दूसरे के चर के मूल्यों में वृद्धि हो, या एक चर में कमी हो तो दूसरे के चर के मूल्यों में भी कमी हो, तो ऐसा सहसंबंध धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। ये हम इस एग्जाम्पल से, अब देखिए जरा सा ऋणात्मक सहसंबंध क्या है, इसकी परिभाषा। जब एक चर के मूल्यों में एक दिशा में परिवर्तन होने से दूसरे संबंध चर के मूल्यों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं तो उनका सहसंबंध ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब देखिए, जब देखिए पहला है वृद्धि के लिए कमी और दूसरा जो है कमी के लिए वृद्धि। जब x में वृद्धि हो रही है तो y में कमी हो रही है। देखिए पहले 50, 60, 65, 72, 85 ये सब बढ़ रहे हैं, और लेकिन y में हम देख रहे हैं y में क्या हो रहा है, घट रहा है। 18 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 5 हो गया। तो यानी x के चर मूल्यों में जो है वो वृद्धि हो रही है, जबकि उसके सापेक्ष जो y का चर मूल्य है उसमें जो है कमी हो रही है। इसी प्रकार दूसरा हम प्रकार देख रहे हैं जिसमें कमी होगी x में और y में वृद्धि होगी। तो देखिए 50 हो गया, 55 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 47 हो गया, फिर 35 हो गया। इसी अनुक्रम में अगर हम y को देखें तो y क्या है, y में देखिए 20 है, फिर 24 हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है, फिर 28 है, फिर 35 है, फिर 40 है, यानी दूसरे वाले में x श्रेणी में कमी हो रही है और उसके सापेक्ष y में वृद्धि हो रही है। अब जैसे फिर से एक बार नज़र डालते हैं इसकी परिभाषा पे, ऋणात्मक सहसंबंध पर। जब एक चर के मूल्यों में एक दिशा में परिवर्तन होने पर दूसरे संबंध के चर मूल्य में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। यानी क्या है, पहले में x में के चर मूल्य में वृद्धि हो रही है, y के चर मूल्य में कमी हो रही है। इसी प्रकार देखें दूसरे में देखें, यानी एक दूसरे के विपरीत में अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। तो जब इस प्रकार का सहसंबंध होगा तो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। फिर अगला देखते हैं हम, रेखीय तथा वक्रीय सहसंबंध, लीनियर एंड कर्विलीनियर कोरिलेशन। परिवर्तन के अनुपात के आधार पर सहसंबंध रेखीय या वक्रीय हो सकता है। यदि दो चर मूल्यों के परिवर्तन का अनुपात स्थायी यानी कांस्टेंट रेशियो होता है तो उनका सहसंबंध रेखीय यानी लीनियर कहलाता है। यदि दो चर मूल्यों के परिवर्तन का अनुपात अस्थायी या परिवर्तनशील होता है तो उनका सहसंबंध वक्र रेखीय यानी कर्विलीनियर कहलाता है। ये हमारा रेखीय है, मैंने इसको खाली इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है क्योंकि एक नंबर में अगर हो सकता है कि रेखीय पूछ ले तो या वक्रीय रेखीय पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए, वैसे ही अपने सिलेबस के पाठ्यक्रम में भी नहीं है। देखते हैं अगला, सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध, सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। चर मूल्यों की संख्या के आधार पर सहसंबंध सरल, बहुगुणी या आंशिक हो सकता है। दो चर मूल्यों के सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। इन चर मूल्यों में से पहले को अनाश्रित चर मूल तथा दूसरे को आश्रित चर मूल कहलाता है। अनाश्रित मतलब वही स्वतंत्र, ठीक है। जब दो से अधिक चर मूल्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो वो बहुगुणी या आंशिक हो सकता है। अब देखिए अगला हमारा इसमें टॉपिक है सहसंबंध का परिमाण यानी डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध का परिमाण या मात्रा भी कहते हैं हम, सहसंबंध गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी सहसंबंध का जो मात्रा है वो सहसंबंध गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके आधार पर ये निम्न प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए पूर्ण सहसंबंध या धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। अब देखिए जब पूर्ण सहसंबंध हमने यहाँ पे लिखा है, जब दो चर मूल्यों के परिवर्तन समान अनुपात व एक ही दिशा में हो तो उनमें पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है जिसका सहसंबंध गुणांक +1 होता है। इसके विपरीत यदि दोनों चर मूल के परिवर्तन में समान अनुपात परंतु विपरीत दिशा में परिवर्तन हो
तो उनमें पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है और इसका गुणांक -1 होता है। देखिए कुछ मैंने यहाँ मात्रा लिख दिया है सहसंबंध का, ये देखिए मैंने एक टेबल के फॉर्म में बना दिया है। जब हमारी मात्रा पूर्ण होगी तो जो सहसंबंध होगा धनात्मक में उसका मान होगा, गुणांक होगा +1 और ऋणात्मक में -1। अगर हमारे सहसंबंध की मात्रा उच्च होगी तो उसमें धनात्मक में के स्थान पर यानी +0.75 से 1 के बीच में होगा, और अगर ऋणात्मक होगा तो -0.75 से 1 के बीच में होगा। अगर मध्यम होता है मात्रा सहसंबंध की यानी मॉडरेट, तो +0.25 से 0.75 के बीच में होगा मान, गुणांक धनात्मक में, और ऋणात्मक में क्या होगा -0.25 से लेकर 0.75 के बीच होगा। अगर निम्न होता है मात्रा यानी लो होती है तो 0 से 0.25 के बीच होगा, और इधर होगा तो 0 से -0.25 के बीच होगा। अगर अनुपस्थिति है तो कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा, कोई भी धनात्मक नहीं होगा अगर सहसंबंध की मात्रा है। आगे देखते हैं, ये आपकी मेन टॉपिक्स हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ, या इनको रीति भी कहते हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। सहसंबंध में ज्ञात करने की निम्न प्रमुख विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? प्रकीर्ण आरेख या बिंदु आरेख, बिंदु चित्र, स्कैटर्ड डायग्राम और डॉट डायग्राम। दूसरा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फिर है तीसरा स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि, स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड। फोर्थ है संगामी विचलन रीति, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। आइए पहला देखते हैं, क्या है पहले में। प्रकीर्ण आरेख या बिंदु आरेख क्या है? स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम में। प्रकीर्ण आरेख विधि में दो चर के मानों को ग्राफ पेपर पर बिंदुओं के रूप में आलेखित किया जाता है। सभी बिंदु एक ही दिशा में होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, तो सहसंबंध परिपूर्ण होता है एवं 1 के बराबर होता है। अगला फिर से इस लाइन को एक बार जरा सा देखिए। यदि सभी बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो सहसंबंध परिपूर्ण होता है एवं 1 के बराबर होता है। सहसंबंध को तब रेखीय कहा जाता है जब प्रकीर्ण बिंदु एक ही रेखा पर हो या रेखा के निकट हो। इस बिंदु चित्र के आधार पर एक दृष्टि में पता चल जाता है कि चर मूल में सहसंबंध है या नहीं, और यदि है तो वो धनात्मक है या ऋणात्मक। जो आपका मेन है मैं उसको अभी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जो मेन है मैं उसको आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बता रहा हूँ। देखिए अब ये आपका बहुत मेन है, कार्ल पियर्सन्स का सहसंबंध, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये रीत की सर्वोत्तम यानी ये विधि जो है सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें सहसंबंध की दिशा और परिणाम का संतोषजनक अंकात्मक माप ज्ञात होता है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को तभी उपयोग करना चाहिए जब चरों के बीच रेखीय संबंध हो। ये दिशा को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे इन सब पॉइंट्स को। कभी कभी यही पॉइंट्स डायरेक्ट ही अगर आपका न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं आया तो आपका अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आए तो 1 नंबर में ये जरूर पूछे जाते हैं। इस गुणांक का माप सदैव +1 और -1 के मध्य रहता है, यानी बीच रहता है। इस गुणांक का माप 0 से 1 की ओर आगे बढ़ता है। सहसंबंध की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ये गुणांक सहसंबंध का आदर्श माप है, यानी कार्ल पियर्सन का गुणांक जो है सहसंबंध का आदर्श माप है, क्योंकि ये समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित है। देखिए वहाँ पे हमने अभी इसके पहले आपको पिछले चैप्टर में आपको वेरिएंस बताया था, यहाँ पे भी है। देखिए कोवेरिएंस सहविचरण, तो इसका क्या है, = समेशन ऑफ dx इंटू dy/n। dx तथा dy जो है x y श्रेणियों के समांतर माध्य से निकाले गए विचलन है। सहसंबंध गुणांक वास्तव में ही सहविचरण के माप का ही गुणांक है। देखिए जो जो मैंने पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने सब लिख दिए हैं।
कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए पहले सह विचरण का माप ज्ञात किया जाता है। अब देखिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला मैंने लिखा है, आर को इससे प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई बाई एन। यानी जो ये कोवेरियंस था सह विचरण बटे सिग्मा एक्स। सिग्मा आपको क्या बताया गया है, अभी पहले सिग्मा आपको बताया गया है प्रमाप विचलन, तो वो सिग्मा एक्स श्रेणी का और इंटू सिग्मा वाई, या एक्स वाई का सह विचरण, यही तो अभी यहाँ पे लिखा मैंने कोवेरियंस, इसको लिख दिया एक्स वाई का सह विचरण। अब यहाँ सिग्मा है तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट वेरियंस, यानी अंडर रूट प्रसरण। तो अब देखिए सिग्मा एक्स की जगह लिख दिया प्रसरण एक्स का इंटू प्रसरण वाई का, या इसको फिर देखिए जरा ध्यान से, ये जो अपन ऊपर से जो n था वो प्रमाप विचलन के इंटू में आ गया, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई बाई एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मूल सूत्र है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई एन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। देखिए यहाँ पे अब देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये है, मैंने राइट साइड में इसको लिखा है रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स बाई एन, और इसी प्रकार अगर हम y का लिखेंगे सिग्मा y इज इक्वल टू रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई एन। अब इन दोनों के हम मान को यहाँ पे अपने फॉर्मूले में रख रहे हैं, देखते हैं, हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई एन इंटू रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स बाई एन इंटू रूट समेशन डी स्क्वायर वाई बाई एन। अब देखिए उसका अगला स्टेप है समेशन डी एक्स इंटू डी वाई बाई एन रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई बाई एन इंटू एन। एन इंटू एन, तो इस रूट से एन निकल जाएगा तो एन बाई एन हो जाएगा, ये आपस में शॉर्ट आउट भी हो जाएगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई, ये आपका मेन फार्मूला बन गया, यानी सिंप्लीफाई किया तो ये आपका फार्मूला बन गया। अभी इन्हीं फार्मूले की मदद से हम कार्ल पियर्सन्स के गुणांक को निकालेंगे। तो कार्ल पियर्सन्स के जो रिलेटेड की पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए हैं। अब उनके गुणांक को हम इन्हीं सूत्रों की मदद से देखिए, एक तो ये आपका सहविचरण का हो गया, फिर यहाँ पे आर इक्वल टू सबसे लास्ट में देखिए ये है क्या है सिग्मा समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई बाई एन सिग्मा इन एक्स ऑफ सिग्मा वाई। इसके बाद हम इसी को सॉल्व किए और सिंप्लीफाई किए, तो आर इक्वल टू जो स्क्वायर ब्रैकेट में रेक्टेंगल ब्रैकेट में है आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू सम डी वाई रूट अपॉन रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके हम इनको समझते हैं कार्ल पियर्सन गुणांक का कैसे निकालते हैं। देखिए एक्स तथा वाई श्रेणी के पद विचलनों का गुणांक 50 है तथा एक्स श्रेणी के पद के विचलनों के वर्गों का योग 144 है तथा वाई श्रेणी के पद विचलनों के वर्गों का योग 625 है। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई के पदों के विचलन का गुणांक दिया हुआ है, यानी एक्स श्रेणी का विचलन और वाई श्रेणी का विचलन का जो है उनके पद का जो विचलन निकला है उनका गुणांक दिया हुआ है। तो देखिए सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 50। अब एक्स श्रेणी के विचलन के वर्गों का ये यानी सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144, सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 625। हम देखिए फॉर्मूला जानते हैं, अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ये वाला जो बॉक्स में है, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। अब देखिए जो इनके मान को पुट किए देते हैं। फर्स्ट का समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई का मान है 50 अपॉन रूट 144 गुणे 625,
इनको हल किया तो आंसर आ गया 1/6। तो ये आपका होगा कार्ल पियर्सन गुणांक। अगला प्रश्न है, x तथा y श्रेणी के पदों की संख्या 5 है। x श्रेणी हेतु क्या है? समांतर माध्य जो है वो 25 है, प्रमाप विचलन 3.01 है। y श्रेणी हेतु समांतर माध्य 18 है और प्रमाप विचलन 3.03 है, यानी 3.03। x व y श्रेणी के विचलनों का गुणा जो है 122 है। x तथा y में सहसंबंध ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 5 पद हैं, n बराबर 5। x श्रेणी का समांतर माध्य है तो x बार इक्वल टू 25, सिग्मा ऑफ x 3.01। y श्रेणी का समांतर माध्य है तो y बार इज इक्वल टू 18, सिग्मा ऑफ y 3.03। और इनका जो y श्रेणी के विचलनों का गुणांक है समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई इज इक्वल टू 122। अब देखिए हम जानते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई बाई एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। समेशन ऑफ डी वाई 122 है, एन की वैल्यू 5 है, सिग्मा ऑफ एक्स की वैल्यू 3.01 है और ये सिग्मा ऑफ वाई की वैल्यू है 3.03। इनको सॉल्व आउट करते हैं तो 122/136.8 है और जब इनका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे और 0.89 होगा। पॉजिटिव तो शुरू से ही आ रहा है, कहीं माइनस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सहसंबंध गुणांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x तथा y श्रेणी का सह विचरण यानी कोवेरियंस 8 है तथा उनके अलग अलग 9 तथा 16 यानी उनके जो विचरण है x और y का जो सह विचरण है वो 8 है तथा उनके अलग अलग विचरण जो हैं वो हैं 9 तथा 16 है। तो उनमें, या आप प्रसरण कह सकते हैं, 9 16 प्रसरण, या थोड़ा सा प्रश्न में ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं किया गया है, तो उनके जो प्रसरण है 9 और 16 हैं। तो उनमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। आप देखिए कोवेरियंस अभी हमने फॉर्मूले में आपको यहाँ पहले ही बताया था। ये देखिए आपको फॉर्मूला जब मैंने बताया था उस समय आपको ये लिखा था एक्स वाई का सह विचरण बटे अंडर रूट प्रसरण x इंटू प्रसरण y। अब इसी को हमने इंग्लिश फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। कोवेरियंस यानी प्रसरण जो है x y का सह विचरण 8 है, रूट वेरिएंस ऑफ x यानी क्या कहते हैं प्रसरण जो है वो 9 है x का, और y का जो प्रसरण है वो 16 है। तो देखिए मान को हमने इसमें पुटअप कर दिया है, 8/√9 इंटू 16। 9 बाहर हो जाएगा, रूट से 3 हो जाएगा और 16 बाहर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 8/3 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से सॉल्व हो जाएगा। r इक्वल 2/3 है। आप इसको और भी सिंप्लीफाई लिखना चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका x तथा y श्रेणी का सह विचरण 20 है। x तथा y का प्रमाप विचलन क्रमशः 4 तथा 5 है तथा उनका सह संबंध क्या होगा, यानी कोवेरियंस दे दिया है आपको 20, सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू 4, सिग्मा ऑफ y इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये हमने आपको पहले ही बता रखा है, अभी इसी को ही हमने यहाँ पे जो यहाँ पे रूट में लिखा गया, जो इस इंग्लिश के फॉर्म में लिखा है वो यहाँ पे सिंपल सा आपके इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 पदों की x तथा y श्रेणी के पद विचलनों का गुणांक योग 100 है, तो x तथा y के सह विचरण क्या होंगे। 25 पद है यानी n इक्वल 25, उनके गुणांक जो हैं x और y श्रेणी के विचलनों के गुणांक क्या हैं, समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई इज इक्वल टू 100। तो कोवेरियंस क्या होगा, कोवेरियंस आपका यानी सह विचरण पूछ रहा है, सह विचरण समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई बाई एन, ये आपको मैंने अभी फॉर्मूले में पहले ही बताया है। तो 100/25
4। ये आपका सहविचरण आ गया, यानी कोवेरियंस। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एग्जाम्पल है, x का y पर प्रतिगमन यानी रिग्रेशन जो है 0.05 है और y का x पर प्रतिगमन 0.40 है, तो x y का सहसंबंध गुणांक क्या होगा। देखिए रिग्रेशन को हमने यहाँ से b से लिख दिया है, तो b x y इज इक्वल टू 0.5 और b y x इज इक्वल टू 0.40। अब देखिए, अब सहसंबंध गुणांक रिग्रेशन के फॉर्म में देखिए कैसे होता है। r इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने राइट साइड में लिखा है, गुणोत्तर माध्य दोनों का वही उस श्रेणी का प्रतिगमन होगा, यानी जो गुणोत्तर माध्य होते हैं वही उस श्रेणी का क्या होता है, प्रतिगमन यानी रिग्रेशन होता है। तो अब इसका सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। देखिए इनके मान को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका सहसंबंध गुणांक होगा। ये रिग्रेशन के फॉर्म में था। देखिए थोड़ा सा फिर एक प्रश्न और है। पहले थोड़ा सा हम रिग्रेशन को पढ़ लेते हैं तो फिर आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा रिग्रेशन के बारे में जानते हैं। यदि एक श्रेणी प्रतिगमन यानी रिग्रेशन ऋणात्मक है यानी माइनस है, तो दूसरी श्रेणी का प्रतिगमन भी ऋणात्मक होगा, तो वो तथा उनका सहसंबंध भी ऋणात्मक ही होगा। यानी कोई श्रेणी है वो ऋणात्मक है रिग्रेशन उसका, यानी एक्स वाई दो श्रेणी है एक्स वाई, तो जो उसका प्रतिगमन है पहले का एक का वो ऋणात्मक है, तो दूसरे का भी प्रतिगमन क्या होगा आपस में, तो वो भी ऋणात्मक है। अगर वो दोनों ही ऋणात्मक है तो उनका सहसंबंध भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार देखिए मैंने यहाँ बी एक्स वाई इज इक्वल टू प्रतिगमन जो है वो माइनस है यानी ऋणात्मक है, बी वाई एक्स भी प्रतिगमन माइनस है ऋणात्मक है, तो जो उनका कोरिलेशन है यानी सहसंबंध वो भी ऋणात्मक है। इसी प्रकार अगर कोई धनात्मक है तो बी एक्स वाई जो है प्रतिगमन रिग्रेशन उसका धनात्मक है, तो वाई एक्स का भी धनात्मक होगा और उनका जो संबंध होगा वो भी धनात्मक होगा। देखिए x का y पर और y का x पर गुणोत्तर माध्य सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने इतनी व्याख्या सिर्फ खाली इसकी इसलिए कर दी है कि ये जो आपका यहाँ पे रिग्रेशन वाला प्रश्न आया था तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा रिग्रेशन के बारे में भी लिख दिया है। आइए अब देखते हैं संभाव्य विभ्रम यानी प्रोबेबल एरर। इससे भी संबंधित मैंने आपको वैसे पहले भी एक फॉर्मूला बता चुका हूँ। यहाँ पे हम सहसंबंध के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसमें हल कर चुके हैं। सिर्फ खाली इसमें फॉर्मूले का ही नीड होगी, आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे उस प्रश्न को हल करेंगे। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता की जाँच करने के लिए प्रोबेबल एरर यानी संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। प्रोबेबल एरर पी ऑफ ई ऑफ आर यानी रिलेशन कोरिलेशन इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट एन। इसी जैसे अभी ये प्रोबेबल एरर है, इसी तरह प्रमाव विभ्रम भी कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ 2/3 हट जाएगा, 1/r² बाई रूट एन हो जाएगा। तो इस तरह आप अगर इनका आपस में प्रोबेबल एरर और प्रमाव विभ्रम यानी क्या स्टैंडर्ड एरर का अगर रिलेशन भी देखें तो PE ऑफ R इज इक्वल 2/3 इंटू SE ये हो जाएगा। PE वो मात्रा है जो अपर लिमिट उसकी 50% होगी, 50% लोअर लिमिट होगी। देखिए अपर लिमिट मैंने लिख दिया है, अपर लिमिट क्या है R प्लस PE यानी रिग्रेशन प्लस PE, और लोअर लिमिट है रिलेशन कोरिलेशन प्लस इज इक्वल टू R प्लस PE, और लोअर लिमिट होगी R माइनस PE। इनका निर्वचन देखिए जरा सा। फर्स्ट है
आर इज़ ग्रेटर देन 6p तो सहसंबंध गुणांक अर्थपूर्ण होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे और प्रोबेबल एरर से अगर वो 6 से ज़्यादा है तो उसका सहसंबंध गुणांक जो होगा क्या होगा, अर्थपूर्ण होगा। और अगर 6 से ज़्यादा नहीं है तो वो अर्थपूर्ण नहीं होगा। यदि r का मान 6 n बराबर 16 है तो सहसंबंध का अर्थपूर्णता की जांच कीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ अब सहसंबंध का पहले सहसंबंध गुणांक निकालेंगे। तो प्रोबेबल देखिए PE ऑफ r इज इक्वल टू 2/3 1 माइनस r की वैल्यू आपकी 6 है और n की वैल्यू 16 है। इस तरह सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा, थोड़ा सा आपके लिए मेरे पास समय का अभाव है इसलिए आगे इसको आप सॉल्व करके और देखेंगे मान कितना आ रहा है। अगर मान आ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट को सिग्निफिकेट करेगा, अगर उतना नहीं 6 नहीं आ रहा है या उससे कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको सेकंड पॉइंट सिग्निफिकेट करेगा। तो ये देखिए, अब इसके बाद मैं इसको आपकी अगली विधि बता रहा हूँ, स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। चार्ल्स स्पेयरमैन ने, हमारी ये तीसरी विधि है। इस चार्ल्स स्पेयरमैन ने सहसंबंध ज्ञात करने के लिए एक सरल रीति का प्रतिपादन किया। इस रीत को स्पेयरमैन की कोटि अंतर या क्रमांतर रीत कहते हैं या विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग गुणात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए करते हैं। ये देखिए, ये ग्रीक सिंबल है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्नों को कैसे करेंगे, जैसा ध्यान से देखिए। दिया गया है श्रेणी में क्रमांतर रीति यानी रैंक डिफरेंस, या आप स्पेयरमैन के नाम से भी कह सकते हैं, स्पेयरमैन कोटि अंतर विधि मेथड के द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालिए। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, दो सीरीज दे दी गई है। एक्स श्रेणी 85, 91, 56, 72, 95, 76, 89, 51, 59, 90 और वाई श्रेणी भी दे दी गई है। अब देखिए हम इनको कैसे निकालेंगे, जैसा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ये जो आपकी एक्स श्रेणी है, वाई श्रेणी है, मैंने इनको सबसे पहला कॉलम है एक्स पूरा लिख लिया है और वाई को पूरा लिख लिया है। अब देखिए हम आर ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, आर ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला आपको यही है, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर और एन इंटू एन स्क्वायर, यानी हमें इसमें समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब हमें डी स्क्वायर निकालना है, एन निकालना है। तो देखिए मैंने एक्स वाली श्रेणी को पूरा बाएं तरफ से देखिएगा, पहला कॉलम मैंने लिख दिया एक्स, फिर दूसरा कॉलम जो हो गया आपका ये वाई हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रैंक ऑफ एक्स। तो अब देखिए जैसा ध्यान से देखिए, जो हमारा, अब देखिए एक्स श्रेणी को ही, एक्स श्रेणी का हम आर निकालने जा रहे हैं। तो एक्स श्रेणी का आर निकालने के लिए हम सबसे एक्स में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है हम उसको देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ टिक किया 95 जो है इस सीरीज़ में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उसको हमने पोजीशन दिया 1, यानी उसको रैंक दिया हमने फर्स्ट। उसके बाद देखिए सेकेंड वैल्यू जो है वो हमने 91 है, तो 91 अब ये कौन सी रैंक हो गई, 2 हो गई आपकी। तो देखिए थर्ड कॉलम में मैंने 91 के सामने 2 लिख दिया। फिर 91 के बाद सबसे नीचे है लास्ट 90 एक्स में, तो ये आर एक्स में मैंने इसको तीसरा पोजीशन दे दिया। फिर देखिए चौथा है हमारा 89 के सामने चौथा लिख दिया आर एक्स में। फिर 85 के सामने मैंने 5 लिख दिया। फिर देखिए फिर उसके बाद है 76 के सामने आर एक्स में मैंने ये छठवां पोजीशन था यानी 6 लिख दिया। फिर इसी प्रकार मैं 51 को यानी 10वां पोजीशन था, यानी टोटल मैंने ये अभी तक 10 जो है आर एक्स को फाइंड आउट कर दिया। जो हमारे एन की वैल्यू 10 थी, यानी एक्स सीरीज़ में 10 मूल्य थे, 10 संख्याएं थी, उनका मैंने जो सबसे बड़ा था उसको 1 कर दिया, उसकी रैंक 1 कर दी। इसी प्रकार जो उससे छोटा था उसको 2 कर दिया, जो इसी प्रकार मैंने लास्ट तक 10 कर दिया। ठीक है, इसको मैंने रैंक ऑफ एक्स लिख लिया। सेम इसी प्रकार आर वाई भी करनी है, वाई श्रेणी में भी हमको रैंक निर्धारित करनी है, तो मैंने चौथा कॉलम आर वाई बना लिया। अब आर वाई में ऊपर से दूसरा कॉलम दूसरा मूल्य देखिए जो 20.8 है, ये इस वाई में सबसे बड़ा है, तो इसको मैंने पहला कर दिया। फिर देखिए 19.2 है वो आपका दूसरा है, फिर उसको मैंने 2 कर दिया। फिर उसके बाद
नीचे से देखिए 18.9 ये तीसरा हो गया, फिर ऊपर 18.3 ये चौथा हो गया, फिर उसके बाद आपका 18.1 ये पांचवा हो गया। इसी प्रकार मैंने जो है वो 14.9 जो है ये हमारा 10वां रैंक आया। तो मैंने पूरे आर ऑफ वाई को भी लिख लिया, यानी उनकी रैंकों को निर्धारित कर लिया। अब इन रैंकों के अंतर को, यानी आर श्रेणी का जो रैंक निकाला और वाई श्रेणी का जो रैंक निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस को डी से लिखेंगे। तो 5 में से 4 गया, 1 आया। डी, अब देखिए डी वाला कॉलम यानी 5वां कॉलम। तो 5 में से रैंक एक्स की और रैंक्स आर वाई की मैंने माइनस किया। 5 में से 4 गया, 1 आया। 2 में से 1 गया, 1 आया। 9 में से 7 गया, 2 आया। 7 में से 8 गया, -1 आया। 1 में से 2 गया, -1 आया। 6 में से 5 गया, 1 आया। 4 में से 6 गया तो 2 आया। 10 में से 0 गया, 10 में से 10 गया तो 0 आया। और 8 में से 3 गया, 5 आया। और 3 में से 9 गया, -6 आया। इनका समेशन अगर हम निकालेंगे तो 0 आएगा। यानी अभी देखिएगा मैंने एक पॉइंट्स भी लिखा है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। अब हम डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो डी का ही वर्क कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का 1 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, -2 का 4 हो जाएगा, 0 का 0, 5 का 25 और 6 का -6 का +36। इनका समेशन ऐड कर लेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला है रो इक्वल 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने पर 990 - 4444 बाई 990 है। फिर इसको 546/990, जब इसको भाग दिया तो 0.55 ये आपका रो आ गया, ये आपकी आंसर आ गया। अब देखिए स्पेयर मैन, देखिए मैंने एक की पॉइंट्स इससे रिलेटेड कुछ लिखा है। तो ये आप स्पेयर मैन विधि से जो है हमने क्या फाइंड आउट किया, सहसंबंध गुणांक। फॉर्मूला ये था, हमने क्या किया, डी फॉर्मूले में डी स्क्वायर चाहिए था और एन की वैल्यू चाहिए था। तो ये श्रेणी दिया हुआ था, श्रेणी के दोनों श्रेणी का आर एक्स निकाल लिया, आर वाई निकाल लिया, फिर उनके रैंकों का अंतर निकाल लिया। रैंक के अंतर का निकालने के बाद उनके रैंकों का वर्क कर दिया, उसका समेशन हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ ये, फिर हमने अपना समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर लिया। ये आपका सहसंबंध गुणांक आ गया रो स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए क्या है, स्पेयरमैन विधि में हमेशा रैंक का अंतर का योग 0 होता है। ये देखिए मैंने प्रश्न में यहाँ समेशन ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है। यानी जो स्पेयरमैन विधि होगी इसमें जो रैंक का अंतर होगा उनका योग जो होगा वो 0 होगा। स्पेयरमैन विधि में हमेशा रैंक का अंतर का योग 0 होता है। इस रीति द्वारा निकाला गया गुणांक कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के लगभग बराबर होता है। ये चरों की परिशुद्धता से ना मापा जा सके तो स्पेयरमैन की कोटि सहसंबंध का उपयोग रेखीय संबंधों को संख्यात्मक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। जो मैंने इस की पॉइंट से रिलेटेड था वो मैंने लिख दिया। अब आइए हमारी आखिरी विधि, हमारी आखिरी विधि है संगामी विचलन रीति या विधि, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखिए इसमें क्या है, कभी कभी हम केवल ये ज्ञात करना होता है कि दो श्रेणियों में सहसंबंध किस दिशा में है, धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। ये सूचना प्राप्त करने के लिए हम संगामी विधि विचलन का प्रयोग किया जाता है। ये विधि बिंदु रेखीय विधि पर आधारित है। बिंदु रेखीय विधि के अनुसार जब दो संबंध श्रेणियों के वक्र एक ही दिशा में साथ साथ गमन करते हैं या संगामी होते हैं तो उनमें धनात्मक सहसंबंध होता है। यदि वह विपरीत दिशा में गमन करते हैं या प्रतिगामी हैं तो उनमें ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए, आर ई ऑफ इज इक्वल टू ±√+-2c - n/n, जहाँ आर ई संगामी विचलन गुणांक यानी सहसंबंध गुणांक भी कह सकते हैं आप, सी संगामी विचलनों की संख्या। देखिए एक प्रश्न है, यहाँ पे हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं।
इस प्रश्न के माध्यम से हम सहसंगामी विधि को समझते हैं क्या है। निम्न श्रेणी में संगामी विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक परिकलित कीजिए। देखिए माह दे दिया गया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक एक्स श्रेणी दे दी है, जिनमें जनवरी माह का 89, इस प्रकार दिसंबर तक का 75 जो है मान रख दिया गया। वाई श्रेणी में जनवरी में 32, फरवरी में 33, इस प्रकार दिसंबर तक 35। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया आर इज इक्वल टू +-1 +-√+-2c/n। मान लीजिए हम धनात्मक है। अब देखिए हम श्रेणी हमने बनाया। अब हमारा उद्देश्य इस श्रेणी इस टेबल को बनाने का सिर्फ ये है कि हमको c और n की वैल्यू चाहिए, जो कि हम इस फॉर्मूले में पुट कर लें, और इस x श्रेणी और y श्रेणी से ही हमको ये प्राप्त होना है c और n की वैल्यू। तो देखिए हमने एक टेबल बनाई, पहला एक कॉलम माह बना लिया, दूसरा कॉलम x श्रेणी हो गया, तीसरा y श्रेणी हो गया। अब हम क्या करते हैं, विचलन चिन्ह, x का विचलन चिन्ह देखते हैं। जो जैसा ध्यान देखिए विचलन चिन्ह क्या होगा यहाँ पे। अभी देखिए पहले के लिए तो विचलन चिन्ह x का जो है वो नील होगा 89। अब देखिए दूसरा, देखिए हम फरवरी में आपका जो जनवरी का मान कितना है, 89 है, उसी में ही इसी x श्रेणी में फरवरी का मान 85 है। तो यानी 89 से आपका मान जो है वो 85 क्या हुआ, घटा ना। तो जब घटेगा तो विचलन चिन्ह माइनस हो जाएगा। फिर आपका 85 से फिर 98 हो गया, यानी आपका मान क्या है, बढ़ा, तो हम प्लस लिखेंगे। फिर 98 से 102 हो गया, तो फिर मान आपका बढ़ा, तो हम विचलन चिन्ह में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर 102 से 100 हो गया, तो आपका मान क्या हो गया, घटा, तो माइनस लिखेंगे। फिर 105 से फिर आप 100 से 105 हो गया, यानी आपका मान जो है वो बढ़ा, तो प्लस लिखेंगे। 96 हो गया, फिर माइनस हो गया। 96 से 68 हो गया, फिर माइनस हो गया। 68 से फिर 85 हो गया, तो प्लस हो गया। तो 85 से 98 हो गया, वो भी प्लस हो गया। इसी प्रकार आपका 76 हो गया, 98 से माइनस हो गया, और फिर 75 हो गया, वो भी माइनस हो गया। तो विचलन चिन्ह क्या है, जब मान बढ़ता है तो हम प्लस लिखते हैं, और जब मान हमारे पूर्व वाले से घटता है तो हम माइनस लिखते हैं। इसी प्रकार अब हम y श्रेणी के निकालेंगे, तो हमारा जो अगला कॉलम होगा विचलन चिन्ह y। अब y में देखिए पहला 32 है, तो पहले के लिए तो 0 होगा। अब देखिए मान हमारा अगला पद क्या है, देखिए 32 से 33 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। फिर 33 से 35 हो रहा है, यानी फिर बढ़ रहा है, तो फिर प्लस हो गया। 35 से 37 फिर प्लस हो गया। 37 से 39 फिर प्लस हो गया। 39 से 41 फिर प्लस हो गया। लेकिन 41 से 40 यानी घट गया, तो माइनस हो गया। फिर 40 से 38 हो गया, फिर घट गया, माइनस हो गया। फिर 38 से 42 हो गया, यानी फिर प्लस हो गया। फिर 42 से फिर 40 हो गया, यानी माइनस हो गया। फिर 40 से 36, ये भी माइनस। 36 से 35, ये भी माइनस हो गया। अब हम विचलन चिन्ह जो x प्राप्त किए, x का, और विचलन चिन्ह y प्राप्त किए, इनका हम आपस में गुणा करेंगे, और सिर्फ खाली हम समान चिन्हों को ही लेंगे। यानी प्लस प्लस होगा तो हम प्लस ले लेंगे। देखिए अब देखिए हमने पहला वाला ले लिया, प्लस माइनस वाला था, तो ये हट गया, प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया। प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, ले लिया। समान चिन्ह वाले को ले लेंगे, अगर देखिए दोनों में प्लस है तो हमारा विचलन गुणनफल जो हो जाएगा ये भी प्लस हो गया। फिर उसका अगला भी प्लस प्लस है तो प्लस ले लिया। प्लस माइनस है इसलिए नहीं लिया। फिर प्लस प्लस है इसलिए प्लस को ले लिया। माइनस माइनस है यानी समान चिन्ह है तो माइनस ले लिया। माइनस माइनस है फिर ले लिया। प्लस प्लस है फिर ले लिया। फिर देखिए प्लस माइनस है नहीं लिया। फिर माइनस माइनस है माइनस ले लिया। फिर माइनस माइनस है आखिरी वाला माइनस है ले लिया। तो हमारी जो C यानी विचलनों का गुणनफल जो होगा उनकी संख्या होती है, तो उन्हीं की संख्या। अब देखिए प्लस कितना है, 1 2 3 4 प्लस है और 4 माइनस है, यानी टोटल जो होगी C की वैल्यू 8 होगी, और N का मान आपका जो 11 हो जाएगा। 11 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला आपका नहीं लेना है, पहला वाला। तो ये आपका फॉर्मूला था R इक्वल में, और इस फॉर्मूले को वैल्यूज़ को हमने पुट किया, तो हमारा R की वैल्यू हो गई √5/11। ये हो गया आपका R का आंसर। इस तरह ये संगामी विधि थी। संगामी विधि से हमने विचलन ज्ञात किया, इससे रिलेटेड जो तथ्य थे मैंने वो लिख दिए हैं। ठीक है, चाहे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कभी कभी हम केवल हमें ये ज्ञात करना होता है कि दो श्रेणियों में सहसंबंध किस दिशा में, धनात्मक है या ऋणात्मक। ये सूचना प्राप्त करने के लिए हम संगामी विधि का प्रयोग करते हैं। ये विधि बिंदु रेखीय विधि पर आधारित होती है। इसका फॉर्मूला था
ये हमने इससे एक प्रश्न भी हल किया। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, ये एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने लिख दिया है। x का y पर प्रतिगमन +1 है तो y का x पर प्रतिगमन क्या होगा? तो +1 से कम होगा। ये प्रश्न आया हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक बार लिख दिया। तो इस प्रकार हमारा जो सहसंबंध था, सहसंबंध इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? देखिए सहसंबंध पढ़ा, सहसंबंध के धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध पढ़े, फिर उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे, फिर उसके बाद सहसंबंध के कुछ प्रकार थे। जो पहले प्रकार थे आपके सहसंबंध धनात्मक और ऋणात्मक, फिर आपके जो रेखीय और तथा वक्र रेखीय थे, ये परिवर्तन के आधार के अनुपात के आधार पे थे। फिर मूल्यों की संख्या के आधार पर सरल, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध थे। फिर डिग्री ऑफ कोरिलेशन था। ठीक है, ये उनका टेबल, मेन टेबल ये है कि इसमें जो मान लिखे हैं कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हमारे सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, तो जो कि हमारा का प्रकीर्ण आरेख, बिंदु आरेख, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, स्पर्मियन का कोटि अंतर विधि और संगामी, जिनमें जो आपके नीचे से 3 हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तीनों लिखा और तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट कार्ल पियर्सन का है। तो उनसे मैंने रिलेटेड तथ्यों को बताया, उसके बाद उन पर आधारित एक एक प्रश्न को हल भी किया है। तो जितने टाइप के मैंने हो सकता था प्रयास किया मैंने बनाने का। तो तब तक के लिए हम इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। इनको बिल्कुल दिमाग से आप एकदम बिल्कुल आप अपना लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स है ये, और क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं अपने याद तब तक वो देखने से याद नहीं होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं बहुत जल्दी अब अपना अगला वीडियो इंडेक्स नंबर पे लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।